नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से CGL Tier 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 8 को हुआ था, शिफ्ट जो है 3rd है और सेट नंबर 27 है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पर करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना था। टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। डिड ही डू हिज मिशन, ये आपका टेंस जो चल रहा है वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का जब पैसिव बनेगा तो वहाँ पर वॉज आएगा या फिर आपका वर आएगा और इसके बाद आपका थर्ड फॉर्म रहेगा। तो ये चीज़ ढूंढनी है। क्योंकि ये आपका इंटरगेटिव है तो इंटरगेटिव में आंसर रहेगा, मतलब डिड हेल्पिंग वो पहले है तो वहाँ पर भी आंसर पहले इनमें से कोई एक आएगा। तो इनमें से एक 3 में दिया गया, चौथे में नहीं दिया गया, चौथा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, पैसिव में आपको पता है थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पर देखिए हिज मिशन आपका सब्जेक्ट बनेगा, मतलब हिज मिशन लिखा गया, डन यहाँ थर्ड फॉर्म चिपकाई गई है, ये आपका हो सकता है। सेकंड वाले में जो था इसमें देखिए डू है, ये आपका नहीं होगा। इसमें बीइंग एक्स्ट्रा लिखा गया जबकि बीइंग इसमें नहीं लगता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यानी फर्स्ट आपका करेक्ट था। इसमें एक्टिव बतानी थी, एक्टिव वॉज। ठीक है, डज शी नो मी, देखिए यहाँ एक्टिव थोड़ा गलत लिखा गया क्योंकि डज शी नो मी ऑलरेडी एक्टिव में है, तो इसका मतलब पैसिव बताना था यहाँ पर। तो इसमें भी टेंस एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। डज शी से पता चलता है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है तो हमें पता है कि जो पैसिव बनेगा उसमें ये वर्ड रहेंगे आर और इसके साथ वी थर्ड रहेगी और कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो फिक्स ही रहेंगे। देखिए ये वाला आपका ऑब्जेक्ट बनेगा क्योंकि इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगी, इसकी जगह पहले यहाँ पर रखी गई आई के अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या शी इसमें सब्जेक्ट बनेगा? यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये वाला उठाया जाएगा तो ये आपका बनेगा, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। अब देखिए इसमें एम दिया गया है और यहाँ आए, आए वाले से बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका था आई एम आई नॉन बाय हर और इसमें लास्ट में रखा गया था एम आई नोन टू हर। अब देखिए आपने पढ़ा था कुछ स्पेशल वर्ब्स होती हैं जिसके बाद आपका कुछ प्रीपोजिशनल फिक्स होते हैं पैसिव में। ठीक है, जैसे यहाँ पर नोन है यानी नो, नो के लिए यहाँ पर क्या होगा आपका टू हो जाएगा। ठीक है, भले यहाँ पर आपका नहीं दिया गया था, फिर भी अगर जो आप रीड भी करेंगे तो आपका देखिए ये वाले से ज़्यादा बेटर आपका लास्ट वन हो रहा है। तो जो वर्ब्स होती है जिसके बाद प्रीपोजिशन फिक्स होता है तो वहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, वही आंसर टिक करना पड़ेगा। तो यानी लास्ट वाला आपका सही है यहाँ पर। एंटोनी बताना था। हैजर्ड का मतलब क्या होता है? डेंजर होता है, रिस्क होता है। इसके लिए था पैरिल था, जेपर्डी था, प्रोटेक्शन था, डेंजर था। पैरिल का मतलब भी डेंजर ही होता है। ठीक है, और ये जेपर्डी का मतलब भी संकट ही होता है, और प्रोटेक्शन का मतलब बचाव हो जाएगा, किसी चीज़ को सेव करना, और डेंजर मतलब आपका क्या हो जाएगा जो है ये आपका नहीं होगा। तो आपका जो थर्ड वन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट में बताना था हमें यहाँ पर रिटेलिएटेड वर्ड जो था इसका सिनोनिम बताना था। रेस्पेक्टेड था, वेलकम्ड था, रेसिप्रोकेटेड था, फॉरगिव था। रिटेलिएटेड का मतलब क्या होता है? रिवेंज लेना। देखिए यहाँ पर लिखा गया था द रेसलर रिटेलिएटेड द ब्लो दैट ही रिसीव, जो उसको पड़ा है, ठीक है, उसने उसका रिटेलिएटेड किया है। रिटेलिएटेड का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिकार किया या फिर कह सकते हैं रिएक्शन दिया है। तो रेस्पेक्टेड आपका नहीं होगा, बनेगा सिनोनिम में। वेलकम्ड आपका नहीं बनेगा जिसका मतलब स्वागत करना होता है। रेसिप्रोकेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर बदले की भावना उसके अंदर है, और रेसिप्रोकेटेड का मतलब होता है कि सम्मान की भावना बनाए रखना, परस्पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं। फॉरगिव का मतलब माफ़ करना सेंस में होता, तो ये भी नहीं होगा। तो आप वैसे भी आप 3 एलिमिनेट कर सकते थे, ऊपर वाले 2 और लास्ट वाला, तो आपका थर्ड सही हो जाता। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना था। कॉन्ट्राडिक्शन है, अबॉरेंट है, कंडेंसिंग है और हेरिडिटरी है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्ट से बना है जो कि आपका नाउन है। ठीक है, अबॉरेंट का मतलब आपका हेट होता है, डिटेस्ट होता है। ठीक है, लोथ होता है, डिस्पाइस होता है, इसका मतलब हिंदी में घृणा हो जाएगा। कंडेंसिंग की स्पेलिंग गलत है, CONDENSING होनी चाहिए थी, इसका मतलब घना करना होता, तो ये आपका गलत था। और हेरिडिटरी की स्पेलिंग सही थी, तो आपका थर्ड वन गलत था स्पेलिंग। इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। बुके था, हाइजीन था, मॉडगेज था, शैम्पेन था। बुके की स्पेलिंग सही है जिसका मतलब गुलदस्ता होता है। हाइजीन की स्पेलिंग गलत थी, HYGIENE होता है, तो ये गलत थी। मॉडगेज का मतलब गिरवी करना होता है। शैम्पेन की स्पेलिंग सही लिखी गई थी, स्पेलिंग देख लीजिए CHMPAGNE। ऑन क्लाउड 9 काफ़ी आसान था, इडियम का मतलब बताना था। फ्लाइंग था, फ्लोटिंग था, ड्रीमिंग था, वेरी हैप्पी था। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है? वेरी हैप्पी। इसमें क्या करना था? अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना था। एरोनियस, एरोनियस का मतलब क्या होता है? फॉल्ट, जिसमें आपकी फॉल्ट हो, या एरर कह सकते हैं जिसमें आपका एरर हो। ठीक है, मिस्टेक हो, वो सब आपका एरोनियस हो जाएगा। फिलहाल ये आपका एडजेक्टिव है। सुटेबल था, लूसिड था, इनएक्यूरेट था और सेंसिटिव था सिनोनिम के तौर पर। सुटेबल का मतलब एप्ट होता है, योग्य होता है आपका, तो ये आपका नहीं बनेगा।
उपयुक्त आप कह सकते हैं। लूसिड का मतलब क्लियर सेंस में होता है, अपैरेंट होता है तो ये भी नहीं बनेगा। इनएक्यूरेट मतलब जो एक्यूरेट ना हो, जो आपका सही ना हो, जो गलत हो, गलत के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं एरोनियस, तो आपका सिनोनिम बन जाएगा। सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील होता है, जो कि आपका नहीं बनेगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन बताना था। एन एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट नॉट टू बी टेकन सीरियसली लिटरली। एक्सेजरेटेड मतलब जो है अतिशयोक्ति वाला वर्ड, या फिर कह सकते हैं कि बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। हाइपर टेक्स्ट आपने पढ़ा होगा HTTP, तो वहाँ फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह, तो वहाँ पर हाइपर टेक्स्ट यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपका उस वर्ड से मतलब नहीं है जो दिया गया स्टेटमेंट में। हाइपरबोल का मतलब अतिशयोक्ति होती है, जो कि आपका एक्सेजरेटेड मतलब होता है, तो ये आपका मैच कर रहा है। हिप्पोक्रेसी का मतलब पाखंड होता है, और ये हिप्पोक्रेट्स मतलब एक फिजिशियन है, ग्रीक फिजिशियन। यहाँ पर आते हैं तो पैराग्राफ को ऑर्डर में लगाना था। एम बोला गया था डजन्स ऑफ डिस्टिंक्टली रीजनल डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया विच आर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ग्रामर स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी। बीम बोला गया था इंडिया हैज़ हैड अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश दैन एनी अदर कंट्री विच यूजेस इट एज अ सेकेंड लैंग्वेज its distinctive words, idioms, grammar and rhetoric spreading gradually to affect all places, habits and culture. सीम बोला गया था द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम एवरी डे यूजेज ऑफ इंग्लिश। और डीम बोला गया था सिंस द अर्ली 60s द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ हैड अ टो होल्ड on the Indian subcontinent when East India Company established settlement in Chennai, कोलकाता एंड मुंबई। देखिए स्टार्टिंग में अगर जो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ए और डी दिया गया है, तो क्या ए से स्टार्ट होगी। ए में देखिए बात की गई थी डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस की, और जब बी है सी है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज के आसपास घूम रहा है ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब स्टार्टिंग आपका ए नहीं होगा, स्टार्टिंग आपका डी ही होगा। अगर जो डी स्टार्टिंग होगा तो डी के बाद क्या आएगा वो डिसाइड करना है हमें। यहाँ पर बी दिया गया, यहाँ पर सी दिया गया है, और लास्ट में देखिए ए यहाँ लास्ट में रखा गया, ए यहाँ रखा गया है। तो अगर जो आप ऐसे करके देख लें ABCD करके एक एक ऑप्शन करके चेक कर लेते हैं डी के बाद भी आ रहा है क्या, तो डी में बोला गया था सिंस द अर्ली 60s द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ हैड अ टू होल्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश सेटलमेंट। ठीक है, फिर आपका बी क्या मैच कर रहा है इससे। बी में बोला गया था इंडिया हैज़ अ लॉन्गर एक्सपोजर टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश यहाँ पे बोला गया दैन एनी अदर कंट्री विच यूजेस इट्स एज अ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, फिर आपका सी बोला गया था, सी में बोला गया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया इज़ नेवर फार अवे फ्रॉम एवरी डे यूजेस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पर भी था, और फिर ए रखा गया लास्ट में, जिसमें यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका मैच कर रहा है। ठीक है, ये आपका मैच कर रहा है तो ये आपका सही हो जाएगा। अदरवाइज आप इससे भी चेक कर सकते हैं, चूँकि ये वाला आपका लास्ट में होना चाहिए था, तो ये वाला आपका इसमें लास्ट रखा गया, थर्ड वन आपका सही हो रहा है। रीअरेंज इसमें भी करना था, इसमें पहला स्टार्टिंग का दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स डैश पी रिकमेंडेड द शॉर्ट लिस्ट नेम्स टू क्यू the awards selections committee are received through the applications credentials and have been working over time to this। अब द मिनिस्ट्री ऑफिशियल से पता चल रहा है, यहाँ पर आप हेल्प ले सकते हैं, यानी एस है, पी है और क्यू है, आर से स्टार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला का जो आप देखेंगे रिकमेंड्स टू द शॉर्ट लिस्टेड नेम्स टू, तो ये वाला आपका पी के बाद क्यू मैच करेगा, तो पी क्यू आप देख सकते थे किधर किधर था, इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें था, इस वाले में था। ठीक है, फिर ये जो आपका स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग में देखिए जो मिनिस्ट्री दिया गया था द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, अब ये वाला आप इससे मैच कर सकते थे आर से, द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स सीव थ्रू द एप्लीकेंट्स क्रीडेंशियल्स एंड हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू। ठीक है, ये वाला आर के बाद एस, तो इसका मतलब आप आर और एस से स्टार्ट कर सकते हैं। सीव का मतलब यहाँ पर क्या होता है, एग्जामिनेशंस में होता है, तो यहाँ पर देखिए आर और एस मैच कर रहा है, तो आर और एस किधर लिखा गया है, आर और एस है क्या इसमें नहीं है, आर और एस इसमें भी नहीं है, आर और एस इसमें भी नहीं है, आर एस इसमें लास्ट में दिया गया, तो पी क्यू आर एस जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा, एक मिनट चेक कर लेते हैं। ये बोला गया था द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। ठीक है, पी बोला गया था रिकमेंडेड द शॉर्ट लिस्ट नेम्स टू द अवार्ड सिलेक्शंस कमेटी। ठीक है, कमेटी, फिर आपका था इसमें आर सीव थ्रू द, नहीं ये नहीं बन रहा है आपका, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर बन नहीं रहा है आर एस आपका बन नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स आपका एस से बनेगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एस आएगा पहले आपका। द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू सी, इस मीन्स आर एस और आर बनेगा। यहाँ देखिए द मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग ओवर टाइम टू सीव थ्रू द एप्लीकेंट्स
applicants credential and recommended the shortlisted names to the body committee. It means S के बाद आपका R आएगा और फिर PQ होगा. तो S के बाद R किधर है आपका? SRPQ. SRPQ आपका फर्स्ट में था, तो फर्स्ट आपका जो करेक्ट था यहाँ पर, फर्स्ट वन आपका करेक्ट था. नेक्स्ट पर आते हैं. इसमें हमें क्या बताना था यहाँ पर? सब्स्टिट्यूशन बताना था. द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑल आर कैलकुलेशंस दिया गया था, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? अंडर ऑल आवर कैलकुलेशन था, नो सब्स्टिट्यूशन, बियॉन्ड ऑल आर कैलकुलेशंस है और बिसाइड्स ऑल आर कैलकुलेशंस है. देखिए अब यहाँ पर वही प्रीपोजिशन वाला है जैसे कि इससे पहले के सेट में आपने देखा था, वहाँ पर आपका अगेंस्ट वगैरह था. तो यहाँ पर भी देखिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लोन वेंट आउट ऑफ कैलकुलेशन हो गई है, तो बियॉन्ड कैलकुलेशन आपका करेक्ट हो जाएगा, बियॉन्ड ऑल आर कैलकुलेशंस. यहाँ पर क्या करना था? सिनोनिम बताना था इस वाले इंस्टिल्ड वर्ड का. ये आपका नाम था. सोलोमन वॉज अ ग्रेट टीचर बिकॉज ही इंस्टिल्ड इन ऑल द चिल्ड्रेन अ सेंस ऑफ देयर ओन वर्थ. इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कोई चीज़ बिठाना, यानी टीच करने सेंस में होगा, शिक्षण देने सेंस में होता है, बिठाना या याद कराना सेंस में होगा. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर इसके लिए सिनोनिम में स्टॉप्ड था, टुक आउट था और इनकैलकुलेट था, इनकैलकेट और नेग्लेक्टेड था. स्टॉप्ड मतलब रोका हुआ, टुक आउट यहाँ पर आप कह सकते हैं टेक से बना है, टुक आउट. ठीक है. इनकलकेट का मतलब भी आपका शिक्षण देना सेंस में होता है. शिक्षण देना का मतलब क्या? कोई चीज़ बार बार उसको समझाना या सिखाना ताकि वो उसके दिमाग में बैठ जाए. तो यहाँ पर इंस्टिल्ड का मतलब भी सेम था, तो ये दोनों आपके सिनोनिम बन जाएंगे. नेगलेक्ट का मतलब जो है ध्यान न देना सेंस में होता है, तो ये आपका नहीं होगा. मीनिंग बतानी थी इडियम की. समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस, सडनली फील सो एक्साइटेड और फ्राइटेंड दैट योर हार्ट बीट्स फास्टर, चेंज योर ओपिनियन और द वे यू फील, शेयर सीक्रेट वरीज विथ समवन एल्स और समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर. ये दिया गया था. तो समवंस हार्ट इज इन द राइट प्लेस का मतलब होता है समवन इज गुड इवन इफ दे समटाइम्स बिहेव इन अ रॉन्ग मैनर, भी बर्ताव करेंगे तो भी वो गुड ही रहेगा. इसमें क्या करना था? इडियम नहीं, एरर डिटेक्ट करनी थी. शी हैज़ नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल बाय 3 years दिया गया है. शी आपका सब्जेक्ट था, हैज़ आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग. ठीक है. नॉट, अब इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है रिटन है. अ सिंगल आपका, सिंगल क्या है आपका? एडजेक्टिव है, आपके पास आर्टिकल है, नाउन आपके पास, नोवल जो है नाउन है. तो ये वाला पोर्शन आपका सही लिखा गया है. आपको पता है जो बाय यूज़ होता है वो आपका कहाँ होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है. वहाँ पर टाइम से पहले बाय यूज़ किया जाता है. अदर टेंस में जो आपका होता है बाय नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है आपका? आइदर सिंस और या फिर आपका फॉर होता है. तो यहाँ पर जो आपकी एरर है वो क्या है? यहाँ पर आपका थर्ड वाले पोर्शन में आपकी एरर है. वन वर्ड बताना था यहाँ पर. कैंसल और डू अवे विथ अ लॉ और स्पेशली एग्रीमेंट को कैंसिल करना, उसे क्या कहेंगे? एब्रोगेट था, कैंसिलेशन था, अल्टीमेशन था, प्रोरोगेशन था. तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब सेम ही होता है, यानी कैंसिल करना है, त्याग देना कोई एग्रीमेंट वगैरह ये सब. कैंसिलेशन ये आपका एक्ट है. ठीक है. ये स्पेशली आपका एग्रीमेंट और लॉ वगैरह होता है. ये तो एक एक्ट होता है, कोई भी चीज़ कैंसिल करेंगे तो आपका एक्ट हो जाएगा, जब नाउन बनाया गया है. तो ये आपका नहीं था यहाँ पर. अल्टीमेट से बनाया आपका अल्टीमेशन. ठीक है. अल्टीमेट मतलब अंतिम सेंस में होता है. प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है जब प्रेसिडेंट द्वारा जो है कोई ऑर्डर के माध्यम से जब हाउस को भंग किया जाता है तो उसे कहेंगे प्रोरोगेशन. यहाँ पर बताना था, रिप्लेस करना था अंडरलाइन सेगमेंट को. श्यामा डज नॉट लाफ नॉर शी स्माइल. फिलहाल तो ये गलत लिखा गया. जब आपका नॉर इस तरीके से आता है स्पेशली स्ट्रक्चर्स में, डज नॉट वगैरह, तो यहाँ पर नॉर जब यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर अगर जो आपका सब्जेक्ट आएगा तो इस सब्जेक्ट से पहले आपका क्या होगा? इन्वर्जन केस होगा, मतलब हेल्पिंग यहाँ पर आएगी. तो कहाँ पर हेल्पिंग मतलब इन्वर्जन केस है? क्या यहाँ पर है? नहीं है. इस वाले में नहीं है, इस वाले में है, इस वाले में नहीं है. तो आपका करेक्ट जो होगा आपका थर्ड वन हो जाएगा. इसमें क्या करना था? इसमें बताना था द वेपन्स विच आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट आर अ बिग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ सम नेशंस. हीटेड वेपन्स हैं, डेडली वेपन्स है, कैजुअल वेपन्स है और वैल्यूएबल वेपन्स है. तो यहाँ पर वेपन्स क्या होंगे? डेडली वेपन्स जो हैं वो जो हैं थ्रेड बने हुए हैं, तो आपका सेकंड वन सही हो रहा है. इसमें क्या करना था? करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करना था. टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं. अनीता सेड टू द मदर योर चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग. देखिए ये आपका टेंस सेम रहेगा,
नहीं रहेगा। देखिए ये हैज़ बीन है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो आपका परफेक्ट जो कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट वाला, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इसका मतलब हैज़ की जगह हैड आएगा। किधर किधर है देखिए, इस वाले में है क्या, नहीं है। इस वाले में है, देखिए बीन क्राइंग लिखा है ये आपका। इस वाले में भी है, बट यहाँ पर देखिए क्राई रखा गया है तो आपका नहीं होगा। लास्ट वाले में देखिए हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग भी रखा गया, तो दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, अनीता सैड टू को आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसमें सैड टू को टोल्ड लिखा गया था मदर, और इसमें भी टोल्ड लिखा गया था। बट यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट देखिए योर, SON 1 2 3, यानी इस ऑब्जेक्ट जो होता है, यानी सेकंड पर्सन जो होता है आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। ऑब्जेक्ट में मदर था तो मदर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर। पॉजिटिव बनेगा ना यहाँ, हर चाइल्ड, तो इसका मतलब योर चाइल्ड नहीं, हर चाइल्ड वाला सही था, इसका मतलब सेकंड वन सही था। यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना था। दिस ईयर ऑरेंज प्राइजेज आर फॉरकास्ट टू ग्रो डिस्पाइट एन एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन ग्लोबल डैश। देखिए ऑरेंज की प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, इवन इसके बावजूद भी जो है एक्सपेक्टेड इंक्रीज भी है ग्लोबल डैश में, ग्लोबल प्रोडक्शन में, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में, ग्लोबल अबडक्शंस में, ग्लोबल एजम्पशंस में। तो प्रोडक्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं यहाँ पर। अबडक्शन मतलब किडनैपिंग होती है, और एजम्पशन मतलब जो है अज्यूम करना से आपका नाउन बनाया गया है। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या करना था, यहाँ पर पैसेज आते हैं, रीड कर लेते हैं। द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन डैश मैनी ईयर्स बीन अ problem for the zoologist and other specialists, but more recently the problem has become so dash and has received so much publicity that most people are now dash about it. This may at first seem strange because one of the most gratifying developments of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals and the dash decline in the hunting of big game for sport. Why is the why is it then that some rare wild animals are still dash with extinctions, and even some of the less rare ones are rapidly declining in numbers? ये दिया गया था। अब आते हैं फिलअप पर। थीम समझ में आ गई होगी, टेंस भी समझ में आ रहा है, टेंस कौन सा चल रहा है। द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन डैश मैनी ईयर्स बीन। देखिए क्या आएगा यहाँ पर, अब यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी वर्ब आएगी। सेविंग की बात हो रही है, आपका सिंगुलर है, हैज़ फॉर होगा या हैड फॉर होगा, इज़ फॉर होगा या वॉज फॉर होगा। तो टेंस से आप देख सकते हैं यहाँ पर हर एक टेंस में आपका कौन सा जो है पैसेज चल रहा है, पैसेज में कौन सा टेंस चल रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर आपका परफेक्ट टेंस चलाया जा रहा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका पास्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हैज़ हो जाएगा। द सेविंग्स ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स हैज़। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट पर यहाँ था, बट मोर रिसेंटली द प्रॉब्लम हैज़ बिकम सो डैश एंड हैज़ रिसीव्ड मच पब्लिसिटी। क्या बन गई है, जो है मोस्ट रिसेंटली में प्रॉब्लम जो है एक्यूट बन गई है, रेयर बन गई है, नैरो बन गई है, स्टीप बन गई है। एक्यूट का मतलब थोड़ा सा इंटेंस बन गई है, ठीक है, जिसमें पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा उसको मिल रही है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। रेयर का मतलब दुर्लभ सेंस होता है, नैरो का मतलब संकीर्ण होता है, स्टीप का मतलब जो है सीधा सीधा, कोई पर्वत हो या फिर ऐसे सीधा। फिर आते थर्ड में। थर्ड में बोला गया था सो मच पब्लिसिटी दैट मोस्ट पीपल आर नाउ डैश अबाउट इट। अब देखिए जब ज़्यादा पब्लिसिटी मिल रही है तो लोग डैश हो रहे हैं। यहाँ देखिए आर यूज़ किया गया है, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका पैसिव बनेगा। ट्रबल आएगा, आर नाउ ट्रबल, आर नाउ अफेक्ट अबाउट इट, आर नाउ इन्वॉल्व अबाउट इट, आर नाउ कंसर्न अबाउट इट। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रबल नहीं होगा आपका, अफेक्ट भी नहीं होगा, इन्वॉल्व भी नहीं होगा, यहाँ शामिल करना सेंस हो रहा है, ये आपका प्रभावित करना सेंस में होता है, ये आपका कंसर्न सेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग क्या हैं, चिंतित हैं इस विषय में। अब फोर्थ में आते हैं, तो फोर्थ में बोला गया था, यहाँ से बोला गया था, दिस मे एट फर्स्ट सीम स्ट्रेंज बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बीन द पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स। लॉ बनाया गया है वाइल्ड एनिमल्स एंड दैट्स डिक्लाइन इन द हंटिंग ऑफ बिग गेम ऑफ फॉर स्पोर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, कैसा है, थोड़ा सरप्राइजिंग क्या होगा, प्रोबेबल है, एंड द प्रोबेबल डिक्लाइन इन, एंड द एडवांस डिक्लाइन इन, एंड द वैरिड डिक्लाइन इन, एंड द कंसिक्वेंट डिक्लाइन इन। देखिए यहाँ पर एंड द कंसिक्वेंट, देखिए यहाँ पर बोला गया था
जो है लास्ट फ्यू ईयर्स में क्या किया गया था, हैज़ बीन द पासिंग ऑफ स्ट्रिक्ट लॉज कर दिया गया था टू प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स एंड द डैश डिक्लाइन इन द हंटिंग और गेम ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, डिक्लाइन आया है। तो आपका कंसीक्वेंट जो वर्ड है आपका करेक्ट होगा। लास्ट पे आते तो लास्ट में बोला गया था आपका वाई इज इट देन दैट सम रेयर वाइल्ड एनिमल्स आर स्टिल डैश विथ एक्सटिंक्शन एंड इवन some of the some of the less rare ones are rapidly declining in numbers। क्या आएगा, still danger with, still frightened with, still bullied with और with threatened। ठीक है, तो डेंजर आपका संकट होगा नहीं होगा, फ्राइटन मतलब डरा हुआ नहीं होगा, बुलीड का मतलब जो है आपका बुली मतलब दबंग टाइप का होता है, तो बुलीड यहाँ दबंगई करना उस सेंस में होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। थ्रेटेंड का मतलब आपका जो है थ्रेटेंड आपका एक्सटिंक्शन के साथ आपका करेक्ट बैठेगा, तो यहाँ पर आपका लास्ट वन सही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।